जरा बच्चे मतवाले सब एक हैं, एक हैं, आजादी के मतवाले सब एक हैं, एक हैं, जुल्म से लड़ने वाले सब एक हैं, एक हैं, जुल्म से लड़ने वाले सब एक हैं, एक हैं। नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। ऑपरेशन नफरत फैला करके नफरत की बुनियाद पर एक ऐसे समाज को खड़ा करना, एक ऐसे द्वंद्व को खड़ा करना जो देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और उसका परिणाम अभी हम लोगों को मिला है, जब एक व्यावहारिक युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन उसको ऐसा घोषित किया गया फर्जीवाड़े से, फर्जी मीडिया ने ऐसा घोषित किया कि युद्ध हो गया, हमने तो पाकिस्तान को भी जीत लिया, लाहौर जीत लिया, कराची जीत लिया और सब जीत लिया। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं। दुनिया के पैमाने पर हमारी साख गिरी है। अभी फिलहाल ये जो ऑपरेशन नफरत इनका चल रहा है, ये तो लंबे अरसे से चल रहा है और खास करके इन 12 वर्षों में तो बहुत भयंकर अभी आया है। अभी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है कि 181 विधायकों पर संगीन मुकदमे दर्ज है और इसमें करीब 71 या 77 लोग ऐसे हैं कि उन पर 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, लेकिन उनका ट्रायल नहीं हो रहा है। ट्रायल किसका हुआ था? तो शनिवार और रविवार को ट्रायल करा के कल ही रातों रात मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई। चलिए ये भी, लेकिन और पर भी तो होना चाहिए। खुलेआम मीडिया पर इनके प्रवक्ता गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो। इनका मंत्री, इनके नेता खुलेआम नारा लगाते हैं, गोली मारो, ये करो, वो करो, दुनिया भर, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। नफरत का ऑपरेशन हमें कहाँ ले जाकर के रुकेगा? आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी जी, वरिष्ठ लेखक हैं, पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ गांधीवादी तुषार गांधी जी है, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है बम्बई से जुड़े हैं डॉक्टर सलीम खान, और हमारे साथ जुड़े हैं गांधीवादी कार्यकर्ता जागृति राही जी बना। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम शुरू में चलेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी के साथ। प्रोफेसर राम पुनियानी, इतिहास हमारा बड़ा ही समृद्ध इतिहास है, बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है, बड़ा ही सम्मानित इतिहास हमारा है, और आज की तारीख में भी पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। तो आप इस ऑपरेशन नफरत पर, आपका फिलहाल जो मौजूदा ऑपरेशन नफरत चल रहा है, इस पर आप क्या? जी आनंद जी, आपका बहुत धन्यवाद। और आपने ये जो नाम दिया है ऑपरेशन नफरत, ये भी बहुत पैना नाम है और ये कुछ लोगों की राजनीति का एक बड़ा भाग है। मेरी जहाँ तक समझ है, ये सांप्रदायिक राजनीति ज़्यादातर नफरत को फैला के ही बढ़ती है। और आपने अभी 2 उदाहरण जो दिए, एक उदाहरण उसमें आपने दिया भोपाल के जिम, अभी जिम में मुसलमानों को नहीं रखा जाएगा। फिर मदरसों का आपने बताया, और आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत सारे जो डिलीवरी बॉय हैं, जोमेटो और ब्लिंकिट वगैरह के, उसमें कई मुसलमान डिलीवरी बॉय आता है तो कोई लोग उससे ये लेने को मना कर देते हैं। अब ये नफरत का जो आपने बात कही है, पहले अभी की हाल की घटना से बता दूं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ये देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत का स्तर पहले से बढ़ गया है। हमारे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म ने इसको क्रॉनिकल किया है और उसमें से बहुत सारी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है जो इस पहलगाम की घटना के बाद हुई है। उसमें ऐसा भी है कि खैर दूसरी चीज तो पहले भी चल रही थी, अभी भी किसी को पाकिस्तानी कहना, कश्मीरी कहना, अभी तक मैंने नहीं सुना था कि किसी को कश्मीरी कहकर आप उसको मारेंगे पीटेंगे। अभी वो घटना भी हमारे लातूर में हो गई। फिर कोई व्यापारी है, उसको कहा जा रहा है कि तुम कश्मीर से आए हो, वहां चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, 10 दिनों के अंदर तुम ये जगह छोड़ दो। तो ये नफरत की जो ऑपरेशन नफरत का ये अलग का स्टेज है और ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे हम सब जानते हैं, आपने कहा भारत का गौरवमय इतिहास है, तो महात्मा गांधी ने भी यही बात लिखी थी कि हिंदू मुसलमान यहाँ मिलकर एकता से रहते थे। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी यही बात कहते हैं कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, इसमें सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी क्षेत्रों का एक बहुत प्यारा मिश्रण है जिसको हम जी रहे थे। पर खैर अंग्रेजों के आने के बाद जो सांप्रदायिक ताकतें उभरी, एक तरफ मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ हिंदू महासभा, दोनों ने दूसरे समाज के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपनी राजनीति को मजबूत किया, ध्रुवीकरण किया।
और उसमें जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान मस्जिद के सामने म्यूजिक बजाना या मंदिर में गाय का मांस फेंक देना, उसके आधार पे दंगे करवाए जाते थे। अब धीरे-धीरे इनका स्वरूप बदला और नफ़रत की जो बुनियाद है, उसको और मजबूत करते रहे। फिर आप जानते होंगे जैसे कि मुसलमानों को कहना कि ये पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा वफ़ादार हैं। पहले ये भी बहुत सुनने में आता था कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में वो पाकिस्तान का साथ देते हैं और उसके बाद तो ख़ैर एक लंबा सिलसिला चालू हुआ, जहाँ कोरोना के बाद मुझे पूरा स्पष्ट याद है कि इन्होंने कॉल दिया था कि मुसलमान व्यापारियों का, मुसलमान ठेले वालों का बॉयकॉट करो, उनके कोई संबंध मत रखो। फिर गाय के नाम पे जैसे मैंने बताया 2014 और 2019 के बीच में करीब 100 लिंचिंग हुई, जिसमें 90 मुसलमान मारे गए, 10 दलित मारे गए। और उसके बाद फिर अभी एमपी की आपने बात की, तो मेरे ख्याल से एमपी में आज जो ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से प्रसार कर रहे हैं, वो मामला है लव जिहाद का। लव जिहाद के आधार पे वो कई मुसलमान लड़कों को एक अपराधी के तौर में ठहराते हैं। अब ये नफ़रत, ऑपरेशन नफ़रत का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नफ़रत जब होती है, तो दंगे करवाना आसान हो जाता है। जो अगर नफ़रत ना हो समाज में, तो दंगे नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरी मान्यता है। पर खैर नफ़रत का लेवल ऑलरेडी बहुत ऊँचा चला गया है और ये ऑपरेशन नफ़रत आप जो कह रहे हैं, ये लगातार चलने वाला एक सिलसिला है, जिसका सही तरीके से मुकाबला नहीं किया गया। ये मेरी मान्यता है कि गांधी के समय, नेहरू के समय इस नफ़रत को काफ़ी नियंत्रण में रखा गया था, क्योंकि उन दोनों का जीवन ही एक ऐसा था, जो एक एकता का, प्यार का, मोहब्बत का संदेश देता था और समाज में वैसे ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने तो इस बात को सबसे ज़्यादा रेखांकित किया, हिंदू मुस्लिम एकता मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसी को पूरा करते हुए वो मारे भी गए। पर आज ऐसा समाज में जो नफ़रत फैलाने वाली गैंग है और वो बहुत बड़ी गैंग है, वो अपने-अपने तरीके से कानाफूसी के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस नफ़रत को फैला रही है। तो इस हाल तक आ गए हैं कि मुसलमान व्यापारियों का बॉयकॉट करो, उनको फिर कहाँ तक की जाएगी नफ़रत मैं जानता नहीं हूँ। पर हाँ, इसी नफ़रत के साथ दंगे बढ़ते हैं, सांप्रदायिक राजनीति ज़्यादा मजबूत होती है और हमारा लोकतंत्र उतना ही कमज़ोर होता है। नफ़रत वहीं तक नहीं रहती, ये हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, क्योंकि उस प्रकार की राजनीति लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती। लोकतंत्र को धीरे-धीरे उसके नीचे से आधारशिला हटाना और इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से लोकतंत्र को कमज़ोर करना, ये इन ताकतों का एक बहुत मुख्य उद्देश्य रहता है। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये ऑपरेशन जी नफ़रत की बात पर मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ऑपरेशन नफ़रत को समझना तो ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता इस ऑपरेशन नफ़रत को कैसे विफल करें, इसको कैसे असफल करें और वो मेरे ख़्याल से आज सब सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उनकी जो वो समाज के रग-रग में घुसे हुए हैं, घर-घर तक जाते हैं, मोहल्ले-मोहल्ले तक जाते हैं और हमारी बात काफ़ी सीमित धरातल पे रहती है। तो हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी एक ये है कि जो मोहब्बत की बात है, जो सच्चाई की बात है, उसको हम घर-घर तक ले जाकर नफ़रत के इस ऑपरेशन को असफल बनाएँ, ये हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर डॉक्टर अच्छा है, बेहतर है, पढ़ा-लिखा है, समझदार है, तो वो अगर कोई ऑपरेशन करता है, तो उसमें भी एक विश्वसनीयता का पुट देखा जा सकता है। लेकिन ये सब डॉक्टर ऐसे हैं कि उनका तो साइड इफ़ेक्ट कहाँ क्या ले जाएगा और क्यों नुकसान पहुँचाने वाला ही है। अब हम चलेंगे ये तुषार भाई के पास। ये तुषार जी, आप इस पूरे मुहिम को आप कैसे देखते हैं? अभी इनका एक ऑपरेशन सिंदूर लेकर के उन्होंने आया, उस पर तो एकदम पर्ची खा गए और पूरे देश में इतना अपव्यय किया गया, जुलूसों में, रैलियों में और विज्ञापन में, होर्डिंग में। तो अभी ये जो इनका ऑपरेशन नफ़रत है, इससे निपटने के लिए समाज के किस तरह के लोगों की आवश्यकता है और इसकी क्या मुहिम चल सकती है? तुषार साहब। मैं समझता हूँ कि इस नफ़रत के खिलाफ हमें मोहब्बत से काम करना पड़ेगा, हमको प्यार का पैगाम लेके समाज में उतरना पड़ेगा, क्योंकि नफ़रत के खिलाफ अगर हम गुस्से से जाएंगे या नफ़रत का मुकाबला हम नफ़रत से करेंगे, तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी। जैसे बापू ने कहा था कि नफ़रत को ही पनाह देती है और नफ़रत को ही बढ़ावा देती है। अगर नफ़रत को ख़त्म करना है तो हमें प्यार की भाषा बोलनी पड़ेगी और नफ़रतबाजों से भी हमने प्यार से पेश आना होगा, क्योंकि हमें उनका दिमाग सुधारने की आवश्यकता है। जब तक वो रहेंगे तब तक
ये जहरीलापन हमारे समाज में बहता रहेगा, क्योंकि उनकी फितरत जहरीली है। आरएसएस के साथ संलग्न जो भी लोग हैं, जो भी आरएसएस के बहकावे में आए हुए लोग हैं, उनकी रगों में नफरत फैल गई है। वो लोग तो उसके सिवा काम नहीं कर सकते। हम अगर प्यार सींचेंगे तो शायद उनको वो सुधार सकेंगे। पर समाज को बचाने के लिए जितनी नफरत वो लोग फैला रहे हैं, उतना ही प्यार का संदेश हमें ले जाना पड़ेगा। उनका मकसद ये है कि वो हमें भी उनकी तरह नफरतबाज बना दे, और अगर हमें वो नफरतबाज बना देते हैं तो उनकी सबसे बड़ी जीत इसमें होगी। राहुल ने जो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ, जो सिद्धांत था उससे साथ मैं सहमत हूँ, लेकिन जो शब्द प्रयोग था वो मुझे थोड़ा खटकता है। वो गलत नहीं था, लेकिन मुझे खटकता है, क्योंकि उसमें वाणिज्य का एक फायदा नुकसान का एक पहलू आ जाता है। तो मैं ये उसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ कि नफरत के अंधेरे को मोहब्बत के दिए से मैं खत्म करना चाहता हूँ, और हम सबको इसमें वो दिया बनना पड़ेगा, हमको जलना पड़ेगा, ताकि ये मोहब्बत का अंधेरा हम छांट सके। अभी हमें मेरे मुसलमान भाइयों ने बहुत संयम रखा है, और मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन समाज में एक असंतोष, एक रोष और एक विक्टिम होने की एक सोच फैलती जा रही है, और ये भी बहुत खतरनाक है। इसलिए हमने जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ भी मिलकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि भाई आप अकेले नहीं हो, आपके ऊपर जो विपदा आ रही है उसमें हम भी शामिल हैं, और आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं। ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है। तो ये बात भी हमें करनी पड़ेगी, और हमने ये जानना होगा कि ये लोग जो जहरीले लोग हैं, आरएसएस के विचारधारा के जो लोग हैं, उनका मकसद मुसलमानों को खत्म करना नहीं है। सिर्फ वो चाहते हैं कि पहले मुसलमान और फिर बाकी जो सारे जिनको वो परधर्मी कहते हैं उनका खात्मा करेंगे, तभी जाके उनका हिंदू राष्ट्र प्रस्तावित हो पाएगा। और उसके बाद जो उनका असली एजेंडा है कि एक ब्राह्मण वर्चस्ववादी देश बनाना चाहते, भले वो हिंदू राष्ट्र की बात करें क्यों, लेकिन उनका हिंदू राष्ट्र जो है वो हिंदू ब्राह्मण राष्ट्र है, ब्राह्मणिकल राष्ट्र है, जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा। तो आखिर में दलितों और जो दूसरे सारे ओबीसीज हैं, इन लोगों की तलवार, इन लोगों की नफरत उनकी तरफ भी जाने वाली। और अगर वो सब होता है तो फिर ये भारत का कोई मायना नहीं रहेगा, वो सिर्फ नाम में एक राष्ट्र रहेगा, लेकिन वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो लार्जर पिक्चर है उसके खिलाफ भी हमने अभी से काम करना शुरू करना चाहिए। हमने नफरत के खिलाफ की मुहिम बहुत देर तक से के बाद शुरू की। ये बापू होते तो इसको बहुत पहले पहचान जाते और इसके खिलाफ काम शुरू कर देते। अब हमने बापू ने जो कहा था कि जो बुरा है उससे लड़ो, जो बुरा कर रहा है उसको प्रताड़ित मत करो, उसके खिलाफ मत काम करो, क्योंकि जो बुरा कर रहा है वो भटका हुआ है, भूला हुआ है, उसे सुधारना जरूरी है। लव हेट द सिन नॉट द सिनर, जो अंग्रेजी में कहा है, ये बात हमने समझनी पड़ेगी और इस तरह से उनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। दूसरी बात जो सबसे महत्व की मैं समझता हूँ कि हमको एक आदत हो गई है हमारे एको चेम्बर्स में बात करके संतुष्ट हो जाने की। हम आपस में बहुत बढ़िया अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छे विचार सुनाते हैं, और वही के वही लोगों के साथ बात करने में हम संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि वो लोग गलियों में जाके अपना संदेशा फैलाते हैं, नुक्कड़ों पे जाके अपना संदेशा फैलाते हैं, घर के दरवाजे पर आके अपना संदेशा फैलाते हैं, घर के अंदर भी आकर अपना संदेशा फैलाते हैं। हमारी ये फितरत नहीं रही है। हम बहुत खुश हो जाते हैं हमारे 50 जाने पहचाने चेहरे आ जाए और उनके साथ हम बड़ी अच्छी बातें करके निकल जाए और तालियां बटोरे, इसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। अब ये नहीं चल पाएगा। अगर हमको कोई असर दिखाना है तो हमें भी उनकी तरह
जहाँ वो मिलते हैं, जहाँ वो खड़े हो जाते हैं, वहाँ जाके हमें भी खड़ा होना पड़ेगा और उनके सामने हमने दिखाना पड़ेगा कि हम उनकी बातों से सहमत नहीं है और उनकी बातों का विरोध हम करेंगे। ये बात हमने करनी पड़ेगी। अब जो हमारी कंफर्ट ज़ोन है, उसमें से निकल कर हमको काम करना पड़ेगा। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि कंफर्ट जोन से हमें निकलना पड़ेगा और जिस तरीके से वो गली गली, कूचे कूचे, गांव गांव और घर घर में घुस करके इन सारी चीजों को फैलाते हैं, नफरत का इंजेक्शन देते हैं अपना सर्जरी के पहले, तो सारी चीजों से सावधान रहना। हम चलते हैं सलीम खान साहब का। ये सलीम खान साहब, कल अरशद नदवी के आवाज में बड़ा दर्द उसको दिख रहा था, और वही नहीं है, कुछ अल्पसंख्यक संगठन भी है जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं और वो कहीं न कहीं से उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। तो इन सारे संदर्भों में आप इसको कैसे देखते हैं? जबकि अब आजकल एक और धुन हो गया कि वो पूरा बहिष्कार की बात हो जाती है, ठेले पर आप अपना नाम लिखिए और गाँव का गाँव बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं? आपने जब नफ़रत को और इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? ये जो बाइकआउट की बातें होती हैं, कुछ जगहों पर वो मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। लेकिन आमतौर से ये सेंसेशन की बात होती है, एक आम आदमी जो है वो इसमें आता नहीं है, उसको तो बहरहाल अगर कोई आदमी 2 लोग बेच रहे हैं तो जहाँ पे उसको अच्छा माल मिलता है, जहाँ पे उसको ठीक भाव में मिलता है, वो उसको खरीदता है, वो ये इस चक्कर में नहीं पड़ता कि इसको बेचने वाला कौन है। इसलिए कि उसको तो उस सामान से मतलब है जो वो लेके अपने घर जा रहा है, उस बेचने वाले को तो अपने घर लेके नहीं जा रहा। तो मैं असल में वहाँ से बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जहाँ प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब ने छोड़ा था, कि हम लोगों को ये जो नफ़रत की आग है, इसको बुझाने के लिए या नफ़रत के अंधेरे को छाँटने के लिए कुछ करना पड़ेगा और ये काफ़ी नहीं है कि उस पर सिर्फ़ बातचीत हो। तो असल में ये जो नफ़रत का अंधेरा फैलाया जा रहा है, ये कोई इंडिविजुअल तो नहीं कर रहा है, व्यक्तिगत सतह पर नहीं कर रहा है, ये तो कुछ लोग सामूहिक तौर से कर रहे हैं। तो इसका मुकाबला करने के लिए लोगों को साथ में आना पड़ेगा। आम तौर से जब हम अकेले रहते हैं और ये सब देखते हैं और ये सब खबरें जो है वो अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं, यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो गई, यहाँ पे इस नेता ने ये कह दिया, यहाँ पे ये सर्कुलर निकल गया। तो उससे बहुत मायूसी होती है और हमको कुड़न होती है, होना चाहिए, और हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि हम इससे निकलें। हम ये सोचें कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुषार साहब ये कह रहे थे कि हम अपने इको चैम्बर्स में रहते हैं। तो सिर्फ़ इको चैम्बर्स तक हमेशा के लिए सीमित रहना तो गलत है। लेकिन बहरहाल हम जब संगठित होने की कोशिश करेंगे तो अपने इको चैम्बर्स के लोगों को एक जगह जमा करेंगे। देखिए, अभी जो बम्बई में एक तजर्बा किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ यहाँ हुआ एग्ज़ैक्टली कॉपी पेस्ट जो है वो बनारस में नहीं हो सकता, या जो कुछ बनारस में हो रहा है उसको जो है हम भोपाल में जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, मतलब ये कि कुछ चीज़ों को हम रिपीट कर सकते हैं। और हम जब तक कि अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तब तक कि हमारे अंदर की मायूसी दूर नहीं होगी और हमारे अंदर जो है वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो इस लिहाज से मैं अपना जो मुंबई का अभी हालिया जो तजुर्बा है पहलगाम के बाद का, देखिए बम्बई के लोगों को बड़ी अपने ऊपर एक गर्व है कि साहब हम जो है वो बहुत पुरोगामी समाज में रहते हैं और हमारे यहाँ अलग-अलग जगह से सारे दुनिया के लोग आकर के बसते हैं और बहुत अच्छी तरह एक-दूसरे के साथ जो है वो समन्वय के साथ रहते हैं, और ये सही बात भी है। लेकिन यहाँ पर पहलगाम के बाद 2 वाक़यात हुए, एक तो सांता क्रूज़ में जहाँ मैं रहता हूँ उसके ईस्ट में एक वाक़या हुआ, लेकिन एक दादर में एक वाक़या हो गया, और वो वाक़या ऐसा था कि उसमें जो वहाँ की विधायक है एक औरत, वो खुद जो है वो अपने लोगों के साथ बाज़ार में आ गई और उसने आके जो है लोगों से पूछना शुरू किया कि इसमें बांग्लादेशी कौन है? अब ये तो नहीं पूछ सकते कि इसमें मुसलमान कौन है? तो वो एक बहाना होता है, रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है? और फिर उन्होंने एक हिंदू व्यापारी था, उसके पास एक मुसलमान लड़का काम करता था, उससे कहा कि अपना आईडी दिखाओ, उसने अपना आईडी दिखाया,
तो फिर उन्होंने कहा ये बांग्लादेशी है और फिर उसको मारपीट शुरू की। और वो हिंदू जो उसका वो दुकान का मालिक था, सड़क पे वो लोग बेच रहे थे सब्जी-वब्जी, उसने जाके कंप्लेन की और उसने कहा कि ये गलत किया मेरे आदमी के साथ, ये जो है वो मुसलमान है लेकिन हमारे साथ काम कर रहा है और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऐसी घटना थी कि जिसने बम्बई के जो न्याय संगत लोग हैं, उन लोगों को हिला दिया, कि यार ये तो पानी हमारे दरवाजे पे आ गया है। और उसके बाद एक इसी तरह के लोगों की एक मीटिंग हुई और उसमें जैसा कि हमारे यहाँ मीटिंगों में होता है, लोगों ने अपना दुःख-दर्द सुनाया, अपनी भड़ास निकाली और दुनिया भर की इधर-उधर की बातें होने लगी, जो जिसके मन में आता था होता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन उस ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक नतीजा ये निकला कि लोगों ने कहा कि अब करना क्या है, ये तय किया जाए। तो 3-4 चीज़ें तय की गई। दूसरे इलाकों में कुछ और भी हो सकता है या इनमें से कुछ चीज़ें और हो सकती हैं। एक तो ये तय किया गया कि हम एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाएँगे। उस रिस्पॉन्स टीम का काम ये होगा कि जहाँ भी इस तरह की कोई घटना हो, मुंबई में और बाद में उसको महाराष्ट्र में बढ़ाएँगे, तो उस क्विक रिस्पॉन्स टीम के पास उसकी इत्तला आए, उसका इन्फॉर्मेशन आए। और क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो 3-4 लोग उसमें उस टीम के 3-4 लोग जो है उस घटना स्थल पे जाएँगे। और वहाँ पे जाके वो जो पीड़ित है उससे मिलेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। तो इस तरह से एक ग्रुप उसके अंदर से बन के निकल गया। हालाँकि मैं समझता हूँ कि जब बात शुरू हुई तो किसी के ज़हन में ऐसा नहीं था। कुछ लोगों ने अपने आप को पेश किया कि मेरा नाम क्विक रिस्पॉन्स टीम में रखिए और जब आप टीम गठित करके कहीं जी जाने सर। वाले हो तो मुझको बताइए, मैं आऊँगा। इसी तरह से एक और टीम बनाई गई जिसमें लोग कहा गया कि भाई कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएँ ट्रेन में, बसों में, नुक्कड़ नाटक वगैरह, ताकि जो है वो लोगों को जी वो सर। किया जाए। तीसरी बात वो की गई कि साहब हम जो है वो लीगल कुछ सपोर्ट-वपोर्ट देंगे। और चौथी बात ये की गई कि हम जो है वो कोई काम सड़क पे आएँगे और एक जुलूस तय किया गया जो कल था। अब इसमें मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि पहला आप देखिए प्रपोज़ल पहला क्या आया? पहला प्रपोज़ल ये आया कि 22 तारीख को पहलगाम के 1 महीना होने वाला है, तो हम सरकार से सवाल करेंगे कि भाई लोग क्यों नहीं पकड़े गए? ऐसा-वैसा ये। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि देखो ये अगर हम इसके लिए परमिशन लेने जाएँगे किसी जुलूस के लिए तो इसका परमिशन ही नहीं मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि पर्यावरण का 5 जून को होता है, तो पर्यावरण और शांति यानी पीस और एनवायरनमेंट पे हम एक रैली निकालते हैं। इसकी परमिशन हमको मिल जाएगी। और फिर वो एक जो वो बनाया गया और फिर उसकी परमिशन भी मिल गई और कल 4 से 6 तक वो रैली हुई और उसमें बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने हैंडबिल वगैरह तक़सीम किया और वो दादर के किसी जगह से जो है वो चैत्य भूमि तक गई और उसमें फिर वो सारी बातें जो हम आम तौर से कहते हैं वो कही गई। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब वो ये है कि जब हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में जब सब लोग सर जोड़ के बैठते हैं, तो कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, कुछ आइडियाज़ ऐसी हो जाती हैं जिससे कि काम करने के रास्ते निकलते हैं। और कल जो रैली हुई है, मैं जी। समझता हूँ कि ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। पहले तो उसका नाम ही क्या रखा जाए, ग्रुप का नाम क्या रखा जाए? तो नाम रखा गया मुंबई फॉर पीस। इस नाम से उसको संगठित किया गया। और कल की रैली से ना सिर्फ ये कि हम अपने ईगो चैम्बर से बाहर निकले, रास्ते में जो लोग थे उनको हैंडबिल हमने बाँटा और बहुत सारे लोग जो भूले-बिसरे इधर-उधर बिखर गए थे, वो सारे लोग एक साथ जमा हुए और एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि हम किसी काल्पनिक दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में आएँ। ऐसे जी प्रोग्राम सर। ना बनाएँ जिसको कि करना असंभव हो। ऐसा प्रोग्राम बनाएँ जिसका कि करना संभव है और हम कदम ब कदम आगे बढ़ें। तो जिस तरह से अंधेरा तेज़ी से फैल रहा है, उस तरह से उजाले को भी तेज़ी से फैलाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जी। अलग-अलग शहरों के लोगों को सीख लेनी चाहिए और अपने इलाके में वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको करना चाहिए, उसको लोगों से शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी हौसला मिले और आइडियाज़ भी मिले। शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं जागृति राय जी के पास। ये जागृति जी, हमारा बनारस भी एक इनके हिसाब से बहुत बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर हो गया है और तरह-तरह के प्रयोग यहाँ भी होते रहते हैं। तो इनका अनुभव की रोशनी में आप किस पर टिप्पणी? नमस्कार आनंद जी और सभी बहुजन संवाद के पैनलिस्टों को, दर्शकों को नमस्कार। ये बात सही है कि ये ऑपरेशन नफ़रत कोई
एक शहर में नहीं है, देशव्यापी हो गया है। और बनारस तो उसकी प्रयोगशाला है ही अपने आप में। लेकिन बनारस का एक और पहचान रही है और वो बड़ी प्राचीन है और वो साझा संस्कृति की रही है। तो बनारस बाकायदे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। एक रेहान नाम के लड़के को घाट पे गंगा आरती देखने के कारण पकड़ के पीटा लोगों ने। और इस तरह से ही 4-5 और घटनाएं हुई, खासकर रमजान के महीने में 8-9 बच्चों को उठा लिया गया, ये कहते हुए कि उन्होंने पत्थरबाजी की है। इस तरह से कई सारी, और हर जगह पे बनारस की सिविल सोसाइटी और लोगों ने सतर्कता के साथ रिस्पॉन्ड किया। वहां जाकर खड़े हुए, पुलिस के पास गए और कहा कि भाई इस पे प्रॉपर जांच करिए और ठीक कार्रवाई करिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए और उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। तो एक टीम ऐसी बनारस में कम से कम है जो हर इस तरह की घटना को तुरंत हैंडल करती है और जाकर रिस्पॉन्ड करती है। और इस चीज का बहुत महत्व है। ये जो नफरत की आंधी है, ये उत्तेजना में और उन्माद में लगातार लोगों को बनाए रखने की पॉलिटिक्स का नतीजा है। और उन्माद और उत्तेजना अपने आप में आदमी को एक पावर देता है। एक अंदर से साइकोलॉजिकली देखें तो वो उस स्टेट में हमेशा कोई नहीं रह सकता। लेकिन जब टारगेटेड इस तरह की चीजें करने के लिए आर्मी गठित कर दी गई हो, कुछ लोगों के समूह गठित कर दिए गए हो, तो वहां पे हमको भी, जैसे तुषार भाई ने कहा कि हमको भी पीस की आर्मी एक बनानी पड़ेगी जो इस पे रिस्पॉन्ड कर सके, जो शांति सेना हो, जो इस तरह की चीजों को लेकर के तुरंत कार्यवाही में आ सके। और बिल्कुल बंबई का जो कल आप लोगों ने कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। उसका खासकर स्लोगन जो आप लोगों ने दिया है, हम लोग भी उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे यहाँ पे कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत के लिए। तो ये चीज हम लोगों को लगातार सक्रिय रह के करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तो 70-80 साल 100 साल लगातार ये प्रयोग किया कि लोगों के जहन में जो है फर्जी बातें डाल डाल कर उनकी जो बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि उनका जो मूल है ना, उनकी जो पूरी की पूरी पहचान और राजनीति है और सिद्धांतिक तौर पर वो आइडियोलॉजी वो उधार लेके आए हैं, जो वो मुसोलिनी और हिटलर से, वो खड़ी ही इसी पे है, नफरत की बुनियाद पे। तो इसलिए उनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ये करते रहना है और हमें ये करना पड़ेगा कि हम लगातार इन चीजों को लेकर के सक्रिय रहें, क्योंकि हमारी पहचान, हिंदुस्तान की पहचान ये नहीं रही है कि हम नफरत की बुनियाद पे चीजों को खड़ा करें। अभी अभी हम लोगों ने गाजा के बच्चों के ऊपर जिस तरह से यूएन की रिपोर्ट आई कि वो एक हफ्ते में 14,000 बच्चों की डेथ हो जाएगी अगर राहत सामग्री नहीं पहुंची, हम लोगों ने बनारस में तुरंत उसको लेकर के एक दिन का उपवास रखा। और उपवास इसीलिए रखा, जो अभी ध्यान दिला रहे हैं सलीम भाई, कि हम जब अगर फिलिस्तीन का नाम लेकर के हम अगर विरोध प्रदर्शन में जाते, हमें नहीं बैठने देते। हम लोग वहां उपवास के लिए बैठे, दिन भर उपवास किया और फिर एक ज्ञापन दिया हम लोगों ने। लेकिन और 90% लोग जो आ रहे थे वो कन्विंस थे बच्चों के नाम पे, जानबूझ के बच्चों के नाम पे ये चीजें। 1-2 लोग थे जो आकर ये पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान के बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो आप फिलिस्तीन के बच्चों के लिए बैठे हैं। एक इनहैंस जो है डर है, उन्माद कहीं से पैदा हो रहा है, नफरत कहाँ से पैदा हो रही है, वो डर से पैदा हो रही है, इनसिक्योरिटी से पैदा हो रही है। तो उस इनसिक्योरिटी और उस डर का भी जो है, हम लोगों को कहीं ना कहीं मूल देख करके उसके खिलाफ भी अपनी एक कैंपेन चलाने की लगातार जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हम देखते हैं कि देश में एक नफरत का चेंबर लगभग बन चुका है या लगातार उसको बनाया जा रहा है और इसकी प्रेरणा निश्चित रूप से जर्मनी के गैस चैम्बर से ली गई होगी। लेकिन यह भी है कि इसके खिलाफ ये जो जन आंदोलन है, जन चेतना अगर जागृत की जाए तो ये नफरत का चेंबर तोड़ा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसका मुंह बंद किया जा सकता है और इन लोगों को औंधे मुंह गिराया जा सकता है। बस केवल ये है कि शांतिकामी लोग, शांति चाहने वाले लोग एक जन आंदोलन के तहत जनमत का निर्माण करें। कल हम लोग फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।